गुड इवनिंग एवरीवन। बिहार टीचर्स के लिए खुशखबरी कुछ दिन पहले आ ही चुका था, नियमावली आ चुकी है और कल से ये चालू हो जाएगा। शायद पोर्टल पे आप अप्लाई करना चालू कर सकते हो। उससे पहले समझ लेते हैं कि नियमावली कहता क्या है। चूंकि ये 17 पेज का है, बहुत सारे शिक्षकों के पास ये नियमावली आई बट उन्होंने इसे नहीं पढ़ा। बाद में रैशनलाइजेशन को लेकर के बातें उठी, लोगों ने नहीं पढ़ा। एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इसमें है क्या। सीधे आते हैं टॉपिक पे, जानते हैं इसमें है क्या। ट्रांसफर नियमावली, यस। मैं आपके लिए बस इसे पढ़ दूंगा और थोड़ा सा समझा देता हूं। ओके, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संचिका 11 निगम विधि जो भी है पटना राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वगैरह वगैरह जो भी है के आलोक में एक नियमावली बनाई गई ट्रांसफर को लेकर के। जरा ध्यान देना, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं है बट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी होंगी अपना ट्रांसफर अप्लाई करने से पहले। कुछ संक्षिप्त बातें, इसमें जो शुरुआत का 2 पेज है उसमें यही लिखा हुआ है कि किस शब्द का क्या मतलब है। जैसे कि संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह नियमावली बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नाम से जानी जाएगी। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त है। जिस दिन यह नियमावली आई इसी दिन से यह लागू हो गया। इससे पहले 2001, 2023, 2016, 18 अलग अलग समय पे जो अलग अलग नियमावलियां आई थी शिक्षकों को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के, उन सभी को निरस्त कर दिया गया है और अब से यही एप्लीकेबल होगा। फिलहाल देखते हैं कुछ परिभाषाएं। अगर विद्यालय शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के विद्यालयों के बारे में बात की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय, बिहार राज्य के विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत अर्थात अभिप्राय है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 की पढ़ाई होती है। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय जहां पे 1 से 8 की पढ़ाई होती है, प्रारंभिक विद्यालय जहां पे 1 to 8 की पढ़ाई होती है, माध्यमिक विद्यालय ऑब्वियसली 9, 10 एंड उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां पे 12 तक की पढ़ाई होती है। शिक्षक सब इस नियमावली में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे पहले ही बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया गया ताकि कल गए किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो और किसी भी तरह की क्या बोले, अगर कोई अपने स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है तो अगर वो कोर्ट कचहरी जाता है तो कोई लूप होल ना खोज ले, इसलिए शब्दों को परिभाषित कर दिया गया। शिक्षक मतलब बिहार राज्य के शिक्षक। प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक से अभिप्राय या अभिप्रेत है मध्य एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापक, जिसमें बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा स्तर नियमावली 2021 के तहत नियुक्त प्रधानाध्यापक भी शामिल है। प्रधानाध्यापक शब्द का मतलब प्रधानाध्यापक भी और प्रधान अध्यापक भी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधान शिक्षक ऑब्वियसली प्रभारी जो होते हैं। राज्य सरकार, बिहार राज्य विभाग, बिहार शिक्षा विभाग की बात होगी। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्राय प्रारंभिक विद्यालयों के साथ, ये सब शब्द हैं जिनका मतलब, चूंकि आप शिक्षक हो तो आप पहले से ही जान रहे हो इसे। सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ, स्थानांतरण हेतु सामान्य सिद्धांत। क्या सिद्धांत लागू किए जाएंगे? छात्रों को शैक्षणिक हित, शिक्षण अधिगम की निरंतरता तथा विद्यालयों का सुचारू संचालन, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सभी मामलों में सर्वोपरि होगा। स्थानांतरण हो रहा है बच्चों का एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में टीचर भर दिए गए और कहीं पे शिक्षक खाली हो गए, तो जहां शिक्षक चले गए जरूरत से ज्यादा वहां पे भी पढ़ाई बाधित होगी और जहां पे कम रह गए वहां तो होगी ही होगी, उसे भी ध्यान रखना है। तो स्थानांतरण, सारे शिक्षक इसलिए खुश हो रहे हैं कि उनका स्थानांतरण होने वाला है, बट यहाँ पे बच्चे सेंटर है, ठीक है, और यह हमेशा से होने भी चाहिए क्योंकि सारी व्यवस्था, सारा विभाग ही उन्हीं के लिए है। स्थानांतरण को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। आप जब बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हो या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, ये स्थानांतरण ये आपका अधिकार नहीं है। नियमावली के तहत अगर 5 साल में आपका स्थानांतरण होना है तो होना है और अगर नहीं होना है तो नहीं होना, ठीक है।
फिलहाल ये मौका दिया गया है। ऐसे समझिए कि जब एक काम करने वाला खुश होता है, संतुष्ट होता है, तो वो अपना 100% देता है। तो यह एक तरीका है शिक्षकों से उनका 100% निकालने का। आप खुश रहो, पूरी तरीके से नहीं, अगर 70% 80% भी खुश रहते हो, अगर अभी आप अपने घर से 80 किलोमीटर दूर या 180 किलोमीटर या 280 या 400 किलोमीटर दूर हो, जैसे हम लोग हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक भेज दिया जाए, सो दैट कि आप खुश रहो मानसिक रूप से और अपना काम करो। फिलहाल आते हैं सभी कोई भी स्थानांतरण विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक मंडल एवं उसके क्रियान्वयन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अधीन किया जा सकेगा। अगर बाद में नियम चेंज होते हैं या किसी स्थान पर आप जाते हो, वहां पे जो नियम कानून है वही लागू होगा। सभी स्थानांतरण रिक्ति विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल, प्रशासनिक आवश्यकता तथा छात्रों के शैक्षणिक हित के अधीन होंगे। जहां किसी एक पद, विद्यालय अथवा स्थानांतरण श्रेणी के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक उपलब्ध हो, वहां वरीयता का निर्धारण इस नियमावली के अनुलग्न एक में वर्णित नियम के अनुसार किया जाएगा। ध्यान देना, इसे ध्यान दीजिएगा। इसे कई बार ऐसा होता है कि किसी आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, सेम विद्यालय के लिए एक या एक से ज्यादा शिक्षकों ने अप्लाई कर दिया, वहां पे वरीयता देखी जाएगी। वरीयता कैसे होगी? आपका कार्य अनुभव, कहने का मतलब आप कितने सालों से काम कर रहे हो, और क्लास वाइज भी आपकी सीनियरिटी देखी जाएगी, और उन सब पे आपको अंक मिलेगा, जो मैं आपको आगे बतलाऊंगा कि अंक किस हिसाब से वितरित होंगे शिक्षकों के मध्य। वास्तविक कठिनाई के मामलों में पर निष्पक्ष एवं संरचित रूप से विचार किया जाएगा, परंतु ऐसा विचार विद्यालय के सुचारू संचालन एवं विद्यालयों के हित को प्रभावित किए बिना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग परेशान हैं शारीरिक रूप से या अलग परेशानियों में उलझे हुए हैं और उन्हें स्थानांतरण चाहिए, तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा वैल्यू दे दिया जाए कि स्कूल में पढ़ाई बाधित हो, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका ध्यान रखा जाएगा। कोई भी स्थानांतरण सामान्यतः तब नहीं किया जाएगा जब उसके फलस्वरूप विद्यालय में गंभीर शिक्षक अभाव उत्पन्न हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल से विद्यालय टीचर खाली कर दिया जाए और दूसरे स्कूल में भर दिया जाए, वो भी नहीं होगा। ये सिंपल से ही क्या बोले, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद एकल शिक्षक विद्यालयों तथा शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों के स्थानांतरण पर विचार करते समय संरक्षित रखा जाएगा। जहां पे शिक्षक कम है उनका ध्यान ज्यादा रखा जाएगा। शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्यतः उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जा सकेगा। ये जो नई नियमावली कह रही है कि 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर सरकार चाहे तो आपको बदल सकती है यहाँ से वहां। शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत विचार किया जा सकेगा। तथापि ऐसा स्थानांतरण स्वतः अथवा अनिवार्य नहीं होगा तथा वह रिक्त विद्यालय की आवश्यकता, मानक मंडल, शिक्षक आवश्यकता, मानक प्रशासनिक आवश्यकता एवं छात्रों के शैक्षणिक हित के अधीन होगा। सिंपल सी बात है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, सो दैट कि कल गए कोई इसमें लूप होल ना खोज पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष परिस्थिति, स्वास्थ्यगत आधार, दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन अथवा अन्य विभागीय रूप से अधिसूचित आधारों पर न्यूनतम सेवा अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण पर सक्षम समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि 5 साल कोई जरूरी नहीं पूरा हो, उससे पहले भी अगर आप कोई रीजन देते हो, सटीक रीजन देते हो, तो आपका स्थानांतरण किया जा सकता है। आगे कुछ चीजें हैं। पॉइंट नंबर 11, पारस्परिक स्थानांतरण तभी अनुमान्य होगा जब, पारस्परिक वही म्यूचुअल ट्रांसफर तभी मान्य होगा जब दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति दें। दोनों तरफ से कंसेंट आना आवश्यक है। दोनों शिक्षक समान संवर्ग अथवा समकक्ष श्रेणी के होने चाहिए। अगर आप 6 to 8 के हो तो अगले शिक्षक भी 6 to 8 के होने चाहिए। दोनों शिक्षक समान कोटि कक्षा श्रेणी के हों जहां ऐसा लागू हो। विषयवार पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के हों। सब्जेक्ट भी मैच करना होगा। कई बार ये भी कंफ्यूजन देखा गया कि नहीं, दोनों को समान कोटि का होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये बीसी है तो वो भी बीसी होना चाहिए, अगर वो जनरल है तो ये भी जनरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। सुनने के लिए आ रहा है बट उसे कंफ्यूज मत होना। बस क्लास आपका सेम होना चाहिए, विषय आपका सेम होना चाहिए। गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो। अब ऐसा भी नहीं कि सपोज करो आप बाहर के हो, जैसे कि मैं आउट ऑफ बिहार हूं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और कोई टीचर मुझे कॉल करते हैं कि भाई एक काम करो ना, आप ट्रांसफर करा लो मेरे यहाँ, मैं आप ही के ब्लॉक में हूँ लेकिन अपने पंचायत से बाहर हूँ, मैं अपने पंचायत आ जाऊँगा और आपको क्या फ़र्क पड़ता, आप तो ऐसे भी बाहर के हो, यहाँ पे आकर के नौकरी करो। ये नहीं हो सकता। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि आपको, ये बात पहले भी वायरल हो रही है कि आपको जो गृह पंचायत है वह नहीं मिलेगा, उसके बगल वाला आपको मिल सकता है। मानक मंडल विद्यालय की आवश्यकता शिक्षक उपलब्धता एवं प्रशासनिक आवश्यकता की प्रभावित न हो। ऑब्वियसली किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए।
जिला स्थापना समिति द्वारा जिले के अंदर प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्धारित मानक शिक्षकों की संख्या के आधार पर की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन वही चीज है, एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है। किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाएगा। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? पहला, यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में न्यूनतम निर्धारित शिक्षक की संख्या का मानक भंग हो रहा है। ठीक है। यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप आरटीई पीटीआर मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, तभी होगा। यदि स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में किसी आवश्यक विषय के शिक्षक का पद रिक्त हो रहा है, तब जाकर के स्थानांतरण होगा भैया। सॉरी, तब जाकर के स्थानांतरण नहीं होगा। ध्यान देना, स्थानांतरण नहीं होगा किस स्थिति में? यदि विद्यालय में शिक्षक और छात्र अनुपात प्रभावित हो रहे हैं, यदि शिक्षकों की कमी हो रही है या अलग तरह की समस्याएं हो रही है, तो स्थानांतरण नहीं होगा। यदि स्थानांतरण से विद्यालय में शिक्षण अधिगम निरंतरता गंभीर रूप से प्रभावित होगी, तो भी आपका स्थानांतरण नहीं होगा। प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक का जिले के अंदर स्थानांतरण जिला स्थापना समिति तथा अंतर जिला स्थानांतरण प्रमंडलीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं, कुछ खास नहीं है, उन्हें मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट बातों पर आ रहा हूं। सभी तरह के स्थानांतरण की कार्रवाई विभागीय पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ऑब्वियसली पोर्टल पे अप्लाई करना हमें। जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में स्थानांतरण आदेश भी इसी पोर्टल से जिला शिक्षा पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। इसके लिए जिला प्रमंडलीय राज्य स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण संबंधी अनुशंसा के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विभागीय पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी एवं समिति की बैठक की कार्रवाई भी अपलोड की जाएगी। अगला, राज्य प्रमंडल शिक्षा जिला स्थापना समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार मार्च माह में की जाएगी। मार्च माह में स्थानांतरण पर विचारण हेतु अभ्यावेदन विभागीय पोर्टल पर लिए जाएंगे। ये इस स्थानांतरण के बाद रेगुलर ये प्रक्रिया हर साल चलेगी। विशेष कारणवश अथवा पुनर्शासनिक। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, समायोजन या समानुपातीकरण, वही रेशियो मिलाना। विभाग मानक मंडल आरटी पीटीआर मानक वर्गवार आवश्यकता, विषयवार आवश्यकता एवं अन्य विभागीय मानकों के आधार पर शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों अथवा अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों की पहचान कर सकेगा। सबसे पहले तो वही रोस्टर एक तरह से समझ लिए, कहाँ कितने शिक्षक है, कहाँ कितने की कमी है वगैरह वगैरह ध्यान में रखा जाएगा। अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों से शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन, समानुपातीकरण, विद्यालय की आवश्यकता, उपलब्ध रिक्ति, वर्गवार आवश्यकता, विषयवार आवश्यकता, प्रशासनिक आवश्यकता एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के अधीन किया जाएगा। बार बार इसी चीज को ध्यान में रखा जा रहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के कारण कि कहीं किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी ना हो, बच्चों को समस्या ना हो। ऐसा नहीं कि आप अपने स्कूल में अपने सब्जेक्ट के इकलौते शिक्षक हैं, आपके चले जाने के बाद उस विषय की पढ़ाई स्थगित हो जाए, ये भी नहीं होने दिया जाएगा। समायोजन समानुपातीकरण के क्रम में शिक्षकों की पहचान एवं प्राथमिक निर्धारण जहां लागू हो, इस नियमावली के अनुलग्नक 1 में वर्णित अंक आधारित प्रणाली तथा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, लास्ट तक जरूर रुकना कि पॉइंट किस तरह से मिलेंगे वो मैं आपको बतला दूंगा। ऐसा समायोजन समानुपातीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि किसी विद्यालय में न्यूनतम निर्धारित शिक्षक संख्या मानक, बार बार इसी चीज को बोला जा रहा है कि संख्याएं कम ना हो, शिक्षकों की अनुपात गड़बड़ ना हो बच्चों के साथ। अगला पॉइंट है विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण। कौन कौन सी परिस्थिति है भाई? असाध्य रोग, गंभीर चिकित्सा जो पिछली बार भी था, दिव्यांगता को सेकंड नंबर पे रखा गया है, पति पत्नी वाला जो केस है वो तीसरे नंबर पे, विधवा, विधिक रूप से पृथक महिला शिक्षक, एकल अभिभावक, वही सिंगल पेरेंट्स का जो समस्या होता है उसको भी ध्यान में रखा गया, पारस्परिक स्थानांतरण, म्यूचुअल ट्रांसफर, समायोजन समानुपातीकरण बच्चों के साथ रेशियो मिलाने के लिए, और सामान्य स्थानांतरण जो नॉर्मल है। किसी शिक्षक द्वारा गलत सूचना, इसे भी ध्यान रखना है कि स्थानांतरण को लेकर के आप गलत सूचना या कूट रचित किसी भी तरह का खेल ना करें, समस्या उस तरह के शिक्षक को होगी, तो इसे भी ध्यान में रखना है। ऐसे ये देखने को आ रहा है कि अब
शिक्षक या हर विभाग के लोग अपने कागज पत्तर या अपनी जानकारी को लेकर के सचेत हैं और सही जानकारी दे रहे हैं ताकि उन्हें समस्या ना हो, क्योंकि इसके बहुत बुरे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। गृह क्षेत्र संबंधी स्थानांतरण पदस्थापन सिद्धांत। किस सिद्धांत पर आपका गृह क्षेत्र में स्थानांतरण होगा? महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके अपने गृह पंचायत गृह वार्ड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। गृह पंचायत नहीं मिलेगा, हाँ उसके आसपास अगर कहीं खाली है तो आपको जगह मिल जाएगा भाई। पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में, परंतु उनके अपने गृह प्रखंड को छोड़कर अलग विद्यालय में दिया जा सकता है। यह प्रावधान सामान्य स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण तथा अनुरोध आधारित स्थानांतरण पर भी लागू है। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी करा रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, दिव्यांगता दिखा रहे हो या फिर किसी भी तरह की आपकी समस्या है, तो भी इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। वैसे भी एक प्रखंड दूसरे प्रखंड से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे है और मुझे लगता है कि जब आपका ऑफिस आपके घर से इतने डिस्टेंस पे है तो काम करने में भी ठीक रहता है। बहुत ज्यादा नजदीक में भी मजा नहीं आता। सामान्य स्थानांतरण का सिद्धांत। सामान्य स्थानांतरण नॉर्मल जो होता है वो किस आधार पर होगा? सामान्य स्थानांतरण रिक्ति आधारित एवं विकल्प आधारित होगा, यानी कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ब्लॉक का। पात्र शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन एवं विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि किसी विद्यालय के लिए केवल एक पात्र शिक्षक आवेदन करता है और स्थानांतरण अन्यथा अनुमान्य है तो ऐसे मामले पर सीधे विचार किया जा सकेगा। अगर किसी स्कूल के लिए कोई एक ही एप्लीकेशन आया है, आराम से हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेना। यदि एक ही विद्यालय में किसी एक पद के लिए एक से अधिक पात्र शिक्षक आवेदन करते हैं तो वरीयता के आधार पर निर्धारण किया जाएगा, अंक उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो उसके बारे में भी आगे पढ़ लेंगे। वांछित विद्यालय प्राप्त न होना अपने आप में शिकायत अथवा अपील का वैध आधार नहीं होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कूल को चाहते हो, पर्टिकुलर एरिया को चाहते हो, आपको नहीं मिला, आप उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन नहीं दे सकते। प्रशासनिक दृष्टिकोण, इसे ध्यान रखते हैं। विद्यालय में निर्धारित न्यूनतम शिक्षक से कम शिक्षकों का पदस्थापन कार्यरत रहना, इसे भी ध्यान में रखना है। अगर पहले से वहां पे अभाव है शिक्षक को, आपको स्थानांतरण मिल जाएगा। विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात के आलोक में अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता। विद्यालय में किसी विषय विशेष के शिक्षक की अनुपलब्धता, शिक्षक का वित्तीय अनियमितता, सरकारी राशि का गबन अथवा किसी आपराधिक मामले में सन्निहित होना। हाँ ध्यान देना, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक दृष्टिकोण, अगर आप चाहो नहीं चाहो, अगर प्रशासन का आपके ऊपर नजर है, विभाग का आपके ऊपर नजर है, विभाग का अपने सारे एम्प्लॉयज के ऊपर नजर होता है, अगर इन सारे पॉइंट्स में से किसी में भी आप खरे उतरते हो तो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी आपका स्थानांतरण हो सकता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक छात्र के आलोक में अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता, अगर कहीं पे बगल पंचायत या कहीं पे भी शिक्षक की आवश्यकता है तो आपको वहां भेजा जा सकता है। विद्यालय में किसी विशेष शिक्षक की अनुपलब्धता, अगर किसी पर्टिकुलर स्कूल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं है तो लकी ड्रॉ के तहत आपका भी नाम निकल सकता है, आप वहां जा सकते हो। यदि आप किसी विद्यालय में हो, आप अपने काम में या वित्तीय रूप में अनियमितता, सरकारी राशि का गबन अथवा किसी आपराधिक मामले में सन्निहित होते हो तो भी आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पनिशमेंट पोस्टिंग जिसे कहा जा सकता है। शिक्षक के द्वारा दूसरे शिक्षक के पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना एवं विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना, किसी भी तरह का गलत काम करते हो, किचकिच करते हो, पॉलिटिक्स खेलते हो, अनुशासनहीनता दिखाते हो, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सरकारी आदेश के अवहेलना, शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करते हो तो भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लगातार विद्यालय विलंब से आना या विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाना, महिला शिक्षक शिक्षिका के छात्रों के साथ अगर आपका बिहेव सही नहीं है तो भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपकी इच्छा के विरुद्ध। आप चाहो नहीं चाहो आपको हटना होगा वहां से। प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों को प्रखंड से बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। इसी प्रकार जिला पदाधिकारी अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर अथवा राज्य मुख्यालय के स्वतः संज्ञान में आने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण जिला से बाहर भी कर सकते हैं, जिले से बाहर भी भेजा जा सकता है। खैर मुझे उम्मीद है कि हमारे मोस्ट ऑफ शिक्षक जो हैं वो अपना काम मोस्ट ऑफ रूप से ईमानदारी से ही करते हैं, तो उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आगे, उक्त कार्रवाई से पूर्व संबंधित शिक्षक को नोटिस भी निर्गत कर दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर 7 कार्य दिवस का समय दिया जाएगा उत्तर प्राप्त करने हेतु। एक तरह से स्पष्टीकरण बोलिए। आगे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई का विकल्प नहीं होगा। जहां आवश्यकता हो स्थानांतरण के अतिरिक्त लागू नियमों एवं
कई बार ऐसा होता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपसे गलती हो रही है तो आपको कार्रवाई के रूप में सिर्फ स्थानांतरण किया जाए, इसके अलावा भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है यदि आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हो तो। प्रशासनिक स्थानांतरण से पूर्व संबंधित शिक्षक को सामान्यतः अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर दिया। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया जाए और आपके ऊपर सीधे कार्रवाई हो जाएगी, आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका या अवसर दिया जाता है। यह हर विभाग में है और सिस्टम इसी तरह चलता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा दे और सीधे कार्रवाई हो जाए, आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। जहां बाल सुरक्षा, विद्यालय अनुशासन, स्थानीय विवाद, जांच को प्रभावित होने से रोकने, गंभीर प्रशासनिक आवश्यकता अथवा विद्यालय किसी भी तरह का किच पिच होगा, स्थानांतरण एक ऑप्शन बन के उभर के वहां पे सामने आएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते काम की चीजें करते हैं भाई। अच्छा हाँ, ये आपको पता है कि ये कभी भी हो सकता है। प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रण। हाँ, अगर कोई टीचर कहीं डेपुटेशन में है तो प्रतिनियुक्ति का उपयोग स्थानांतरण के विकल्प के रूप में नहीं किया जाएगा। किसी शिक्षक को सामान्यतः ऐसे ढंग से प्रतिनियुक्त, संलग्न अथवा विद्यालय से बाहर कार्यरत नहीं रखा जाएगा जिससे शिक्षण अधिगम बाधित हो। कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे शिक्षक या कई शिक्षक अपना कुशलता इस्तेमाल करके अपने आप को कहीं और डेपुटेशन में डाल लेते हैं या फिर बीआरसी या ब्लॉक में रहते हैं, तो उन पर भी नजर है, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। स्थानांतरित शिक्षक को पूर्व पदस्थापन स्थल पर प्रतिनियुक्त, इससे पहले वाला पॉइंट जरा देख ले, किसी भी प्रतिनियुक्त संलग्न। ठीक है, हाँ, अगर आपकी प्रतिनियुक्ति कहीं की गई है तो आपको लिखित स्वीकृति अथवा कारणों का अभिलेखन भी आवश्यक रूप से देना होगा। स्थानांतरित शिक्षक को पूर्व पदस्थापन स्थल पर प्रतिनियुक्ति, संलग्नता, मौखिक आदेश अथवा अनौपचारिक व्यवस्था द्वारा रोका नहीं जाएगा। प्रतिनियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश विभाग द्वारा पृथक रूप से निर्गत किए जा सकेंगे। स्थापना समिति, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि किसको किस रूप में देखा जाएगा। जिले के अंदर स्थानांतरण हेतु जिला स्थापना समिति का स्वरूप निम्नवत है। जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, और बाकी का भी लिस्टिंग किया गया कि किसको कौन सा पद दिया गया है। प्रमंडलीय स्थापना, अगर आप प्रमंडल बदलना चाहते हो तो आपके लिए अध्यक्ष का काम कौन करेगा? प्रमंडलीय आयुक्त। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सदस्य के रूप में काम करेंगे, और बाकी जो है प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य, प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी, ये भी सदस्य प्रमंडलीय, ये लोग सारे के सारे सदस्य हैं। राज्य स्थापना समिति, यहाँ पे भी अलग अलग पद के हिसाब से उन्हें अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सचिव चुना जाएगा। स्थापना समिति के कार्य एवं दायित्व, इसको स्किप करते हैं, ये उन लोगों का काम है। कठिनाइयों का निराकरण, इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण नियमावली के प्रावधानों के अधीन अधिसूचना आदेश द्वारा करने की शक्ति शिक्षा विभाग में निहित होगी। अपील, इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन अपील कहां कर सकते हैं? जिला स्थापना पद समिति द्वारा स्थानांतरण के संबंध में लिए गए निर्णय से व्यथित कोई शिक्षक स्थानांतरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अगर आप असंतुष्ट हो तो 15 दिन के अंदर आप अपना अपील दायर कर सकते हो। प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण, जिला स्थापना से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपना अपील रख सकते हो, और अगर आप प्रमंडलीय स्थापना द्वारा से संतुष्ट नहीं हो तो 15 दिन के अंदर शिक्षा विभाग सचिव शिक्षा विभाग के समक्ष आप अपना अपील दायर कर सकते हो। राज्य स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण के संबंध में लिए गए निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको अपील करना होगा सचिव शिक्षा विभाग, सीधे सबसे ऊपर। स्थानांतरण से संबंधित शिकायत केवल तथ्यात्मक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटियों तक सीमित होगी, जैसे शिक्षक प्रोफाइल, सेवा अवधि, गृह क्षेत्र, अगर जैसे अंक जिस हिसाब से आपको मिल रहा है अगर उसमें त्रुटि है तो आप अपनी बात रख सकते हो। वांछित विद्यालय प्राप्त ना होना अपने आप में शिकायत अथवा अपील का वैध आधार नहीं होगा। वैध आधार क्या है? जब आपका रैंकिंग बन रहा है, जब आप वरीयता के आधार पे आपको अंक दिए जा रहे हैं या आपके अनुभव के आधार पे आपको अंक दिए जा रहे हैं, अगर उसमें कमी आपको दिखती है तब आप अपील कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है?
ऐसा नहीं कि आपने शिकायत या अपील दायर कर दी तो आपका स्थानांतरण रुक जाएगा या फिर चीजें बदल जाएंगी, वो भी नहीं है। जो प्राधिकारी है वो उनका निर्णय अंतिम होगा। दंडात्मक प्रावधान, यहाँ पे वही चीजें हैं, अगर आप अपनी जानकारी गलत देते हो तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। गलत सूचना, कूट रचित प्रमाण पत्र, भ्रामक दावा अथवा तथ्य छिपाने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध लागू सेवा नियमों एवं विधि के अधीन अनुशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई पदाधिकारी गलत सूचना या सत्यापन, अग्रसारण अथवा अनुमोदन करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, अधिकारी भी नहीं बचेंगे। इस नियमावली के विपरीत निर्गत कोई भी स्थानांतरण, पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्त आदेश समीक्षा, संशोधन, निरस्तीकरण अथवा वापसी के अधीन होगा। विविध, इस नियमावली के लागू होने के उपरांत स्थानांतरण हेतु, इसे ध्यान देना, इस नियमावली के लागू होने के उपरांत स्थानांतरण हेतु सभी आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे एवं स्थानांतरण के सभी आदेश विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही निर्गत किए जाएंगे। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब अनुलग्नक 1, संलग्न अनुलग्नक 1 इस नियमावली का अभिन्न अंग है। विभाग प्रशासनिक आवश्यकता एवं क्रियान्वयन अनुभव के आधार पर अनुलग्नक 1 में संशोधन, परिमार्जन कर सकेगा। संशोधन की शक्ति क्या क्या हो सकता है? विभाग समय समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, ये जो नियमावली बनी है समय के अनुसार इसमें अलग अलग डिमांड भी आ सकता है, जरूरतें आएंगी तो इसमें भी परिवर्तन या थोड़ा अपग्रेडेशन किया जा सकता है। निरसन, इस नियमावली के प्रावधान स्थानांतरण से संबंधित पूर्व के सभी विद्यालयों, संकल्पों एवं आदेशों को प्रतिस्थापित करेगा। अच्छा, पहले से कुछ नियम है, अगर कोई कार्रवाई या स्थानांतरण पहले के नियमों के आधार पर शिक्षकों का हो चुका है तो ये माना जाएगा कि ये इसी नियम के आधार पर हुआ, ठीक है, तो उसमें टेंशन या कंफ्यूजन की बात नहीं। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय नियमावली 1883, बिहार राजकीय प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018, बिहार राज्य 2021, 2023, ये सब कुछ 2024 के अंतर्गत स्थानांतरण से संबंधित सभी प्रावधान इत द्वारा अवक्रमित समझे जाएंगे। कहने का मतलब जो हो चुका है वो ठीक है, अब से ये नियम लागू हो गया, ठीक है, ज्यादा इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं अंक अनुलग्नक 1, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है। अंक आधारित वरीयता प्रणाली ये बतलाता है कि स्थानांतरण हेतु अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी। स्थानांतरण अंक, सबसे पहले पदस्थापन स्थल का अंक, आपको कैसे जगह पे पदस्थापन मिला है उसके हिसाब से आपको अंक मिलेंगे, प्लस सेवा अंक, आप कितने साल से सेवा पे हो, प्लस वरीयता अंक, ठीक है। सेवा अंक क्या है? संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा। आप कितने साल से हो उस जगह पे, उस हिसाब से आपको 1 अंक दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है, पदस्थापन स्थल अंक, संबंधित विद्यालय श्रेणी में सेवा के वर्षों के आधार पर पदस्थापन स्थल अंक निम्नवत है। यदि आप श्रेणी 1 में आते हो तो हर साल आपको 1 अंक मिलेंगे, दूसरी श्रेणी में आते हो तो 2 अंक, तीसरी श्रेणी में आते हो 3 अंक और चौथी श्रेणी में आते हो तो 5 अंक। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12, 1 2 3 4 5 श्रेणी हो गया। यदि किसी विद्यालय का, इस हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। तो जो पुराने शिक्षक हैं वो उनको ज़्यादा लाभ है, लेकिन पुराने शिक्षक, अधिकतर शिक्षक अपने ही जिले में और अपने ही घरों के आसपास हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो बहुत पुराने शिक्षक है वो स्थानांतरण के लिए तैयार होंगे। बहुत कम ही संख्या होगी उनके। ये जो टीआरई 1 2 3 हैं, इनमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग देखने के लिए मिलेंगे। वैसे भी हमारे बिहार में जो शिक्षकों की संख्या है वो पूरे देश में तीसरे चौथे नंबर पे आती है। सबसे ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो आपको मिलेंगे बंगाल में, दूसरे नंबर पे यूपी में, और शायद तीसरे नंबर पे हम लोग बिहार हैं। तो ये समझना कि 6 लाख है तो बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं, 5 साढ़े 5 लाख होंगे। यदि किसी विद्यालय का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण किया गया हो तो पदस्थापन स्थल अंक प्रत्येक श्रेणी में की गई सेवा अवधि के अनुपात में होगा। यदि पहले कोई वो जो स्कूल था वो पहले 1 to 5 था, बाद में उसे 1 to 8 कर दिया गया, तो जो अंक हैं वो उस आधार पर दिए जाएंगे कि कितने साल तक आप 1 to 5 में थे, कितने साल तक आप 8 तक गए हो, इस हिसाब से किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वरीयता अंक, व्यक्तिगत चिकित्सीय अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण विशेष विचार की आवश्यकता वाले शिक्षकों को वरीयता अंक प्रदान किए जाएंगे। वरीयता अंक इस प्रकार से है,
यदि बीमारी है कैंसर तो अगर स्वयं को है तो 20 अंक, पति पत्नी में से किसी एक को है तो 10 अंक, और यदि 18 वर्ष से कम जो आपके ऊपर आश्रित है अगर उन्हें है तो 10 अंक इस तरह से दिया जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 20, 10, 10, 20, 10, 10, 20 सब में लगभग वही है। दिव्यांगता अगर स्वयं है तो 15 और आपके ऊपर कोई आश्रित है तो उसके लिए आपको अंक नहीं मिलेगा। शिक्षक जिसके पति पत्नी बिहार राज्य में सरकार स्थानीय निकाय में कार्य है तो उसके लिए 10 अंक मिलेंगे आपको। वह शिक्षक जिसके पति पत्नी केंद्र सरकार के लिए हैं तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। यहां कोई शिक्षक पति पत्नी अथवा आश्रित संतान एक से अधिक पात्र श्रेणी में आती है वहां वरीयता अंक संचयी होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 2 बच्चे हैं तो आपको 5-5, 10 अंक या 10-10, 20 अंक मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप किसी तरह की बीमारी से परेशान हो, जो दिव्यांगता या फिर गंभीर बीमारियों से, तो आपको उसके लिए कागजात भी जमा करने होंगे और ऑथेंटिक होने चाहिए। अब यदि दावा भ्रामक या कूटरचित पाया जाता है तो उस पर खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये पीडीएफ था जो कि 17 पेज का था। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बस पीडीएफ देखते हैं बट पढ़ते नहीं हैं, तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया। धन्यवाद, ध्यान रखें, और मैं आशा करता हूं कि आप जहां चाहते हो घर के नज़दीक वहां आपको मिल जाए, और मुझे भी। थैंक यू।